A very good morning to all of you. This is Zishan Ahmed and you're watching me on Sublime Chemistry YouTube channel. स्टूडेंट्स, आज हम लोग 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है सॉलिड स्टेट. ओके, सॉलिड स्टेट में सबसे पहले जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मैटर के बारे में. अगर हम आपसे सवाल करें व्हाट इज़ मैटर, मैटर होता क्या है, तो आप सब लोग जानते हैं, आपने 9th क्लास 10th क्लास में कहीं ना कहीं मैटर के बारे में पढ़ा है. मैटर क्या होता है, बेसिक अगर डिफिनेशन देखा जाए, एक सिंपल सा डिफिनेशन, ऑल थिंग्स आर मैटर. जितने भी चीज़ हैं वो सारे मैटर कहलाते हैं. अब इसके डिफिनेशन पे आ जाए तो हम ये कह सकते हैं कि दोज थिंग्स विच हैविंग मास, which having volume and which occupy some space is called matter. ठीक है, जिसके पास कुछ मास हो, है ना, कुछ वॉल्यूम हो और वो कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई कर सके, उसे हम लोग मैटर कहते हैं. ठीक है, देखो मैटर को दो तरह से क्लासिफाइड करते हैं. एक उनके टाइप्स होते हैं एंड एक मैटर के स्टेट होते हैं. तो खैर हमको टाइप से भी मतलब नहीं है. टाइप जो आप पढ़ते हैं एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर, हम लोग को मतलब है स्टेट से, क्योंकि हम लोग को पढ़ना है यहाँ पे सॉलिड स्टेट. ध्यान देना, मैटर की जो स्टेट होते हैं, हम लोग ने जाना मैटर क्या होता है, ऑल थिंग्स विच हैज मास, वॉल्यूम एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस. ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर इसके स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं. तो मैटर के जो स्टेट होते हैं ना, वो बेसिकली 3 होते हैं. ठीक है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ओके, इसमें कुछ बातों को हम लोग को समझना पड़ेगा. सबसे पहली बात की अगर डिफिनेशन पे आ जाएं तो यहां पर एक वर्ड का जरूरत पड़ेगा, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल. कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल समझना. कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होता क्या है, पहले इसको क्लियर कर लीजिए. कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के अंदर एटम, मतलब एटम को हम लोग कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कह सकते हैं. एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस. एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस, मतलब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम को भी कहते हैं, मॉलिक्यूल को भी कहते हैं और आयन को भी कहते हैं. ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा. तो ध्यान देना, सॉलिड के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो क्लोज पैक्ड होते हैं. ठीक है, आपने बहुत बार ये बात सुना होगा. और लिक्विड जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो सॉलिड से थोड़े दूर पर होते हैं, है ना, फार फ्रॉम ईच अदर. एंड गैस के बहुत डिस्टेंस पर होते हैं, बहुत दूरी पर होते हैं इन द कंपेरिजन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड. ठीक है, ये बेसिक सा डिफिनेशन हो गया. अब हम लोग यहां पे बात करेंगे इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस के बारे में. ओके, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस के बारे में ध्यान से समझना. सबसे पहली बात कि इस वर्ड को हम लोग क्लियर कर लेते हैं, फिर इसके अकॉर्डिंग सॉलिड, लिक्विड, गैस में कंपेयर करेंगे, कंपैरिजन करेंगे. तो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस एक्चुअल में होता क्या है, पहले समझिएगा बात को. जैसे एक वर्ड होता है इंटरनेशनल, है ना, तो इंटरनेशनल जब होता है तो मतलब नेशन में इंटर लगा है, नेशन और इंटर मिलकर के इंटरनेशनल बना. तो जब दो नेशन के बीच में अगर मैच होता है, क्रिकेट मैच हो या किसी तरह का मैच हो, तो दो नेशन के बीच में जब मैच होता है तो हम लोग इंटरनेशनल मैच कहते हैं उसको. ऐसे बताइए कि मान के चलो कि 2 टाउन के बीच में मैच हो रहा है, 2 विलेज के बीच में मैच हो रहा है, तो हम लोग ऐसा कहते हैं क्या कि ये इंटरनेशनल मैच है? नहीं, ऐसा नहीं कहते हैं. ये इंटरनेशनल मैच उसको कहते हैं जो 2 देशों के बीच में, 2 नेशन के बीच में होता हो. ठीक है, अब यहां पे ध्यान दो, इंटर मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूलर में कौन लगा है, इंटर. इसका मतलब ये हुआ कि 2 मॉलिक्यूल, तो 2 मॉलिक्यूल के बीच का क्या, डिस्टेंस. अगर आपको डिफिनेशन करना हो कि इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस का डिफिनेशन क्या होता है, तो इसका डिफिनेशन हम कह सकते हैं द डिस्टेंस बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स. द डिस्टेंस बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स is called intermolecular distance. The distance between two molecules is called intermolecular distance. जैसे आगे चल करके
यहां पर आ जाएगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, तो वहां पे हम लोग कहेंगे द फोर्स बिटवीन टू मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। लेकिन यहां पर डिस्टेंस है तो हम लोग यहां पे इसका डेफिनेशन ये कहेंगे कि द डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। समझ में आ गया बात? चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग इसके अकॉर्डिंग कंपैरिजन करेंगे कि किसमें ज्यादा डिस्टेंस होता है, किसमें कम और किसमें उससे भी कम। तो देखो सबसे ज्यादा डिस्टेंस अगर हम लोग देखें, चूंकि हम जानते हैं कि गैस के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वेरी फार फ्रॉम ईच अदर होते हैं, है ना, किसके कंपैरिजन में? सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में। तो पता चला कि गैस के जो मॉलिक्यूल होंगे उनके बीच में सबसे ज्यादा दूरी होगा। तो सबसे ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस किस में होने वाला है? गैस में होने वाला है। इससे अगर हम लोग कम बात करें तो बताओ लिक्विड में होगा कि नहीं? बिल्कुल लिक्विड में होगा, है ना। और सबसे कम किस में होगा? तो आपका सॉलिड में होगा। ठीक है, क्लियर है। अब यही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बारे में अगर हम लोग बात कर ले तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो देखो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का डिफिनेशन कैसे कर सकते हैं? बहुत ही सिंपल सा डिफिनेशन है। हम लोग क्या कह सकते हैं कि द फोर्स बिटवीन two molecules is called intermolecular force. The force between two molecules is called intermolecular force. And आप ये जानते हैं कि अगर दो पार्टिकल जितने नजदीक होंगे आपस में तो उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सबसे ज्यादा होगा, और जैसे जैसे दूर जाएंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक पड़ता चल जाएगा। तो सबसे नजदीक किस में है? सबसे नजदीक किस में है? क्लोज किस में है? तो सॉलिड में है। तो सबसे ज्यादा सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा, है ना। अच्छा, उससे कम जो है किस में होगा? तो बताइए लिक्विड में होगा, एंड उससे कम जो होगा वो होगा किस में? तो गैस में होगा। ये चीज ठीक है। यहां पर हम लोग ने दो चीज क्लियर किया, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने कंपैरिजन कर दिया। ठीक है, इसको मिटाते हैं, अगले टॉपिक पे चलते हैं। ध्यान देना, अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग दो चीज के बारे में और बात करने वाले हैं। एक हम लोग बात करने वाले हैं शेप, ठीक है, और दूसरा बात करने वाले हैं वॉल्यूम। ठीक है, समझना बात को, और बहुत ही सिंपल है। ठीक है, इसमें आपको खुद ही जवाब देना है, पूछेंगे आपको जवाब देना है। ठीक है, देखो सॉलिड का कुछ एग्जांपल ले लीजिए, जैसे ब्रिक्स, स्टोन, वुड, ये सब सॉलिड का एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग। तो यहां पर सॉलिड के शेप कैसे होते हैं? क्या आप चेंज करते रहते हैं अपने आप? तो नहीं, चेंज नहीं करते हैं। ब्रिक्स हैं, स्टोन है, तो उनका जो शेप है, एक्चुअल में जो शेप है, शेप रहेगा। तो इस कारण से इसको हम लोग कह सकते हैं कि सॉलिड का जो शेप होता है वो डिफिनिट होता है। क्या होता है? डिफिनिट होता है। सॉलिड का शेप डिफिनिट होता है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग लिख देंगे डिफिनिट। सॉलिड का जो शेप हो जाएगा वो डिफिनिट हो जाएगा। लिक्विड के शेप के बारे में बात करें, लिक्विड का सबसे बेहतर एग्जांपल है वाटर। एंड वाटर आपके पास है, एक ग्लास वाटर है, ठीक है, उसको मग में डाल दीजिए, मग का शेप ले लेगा। उसको किसी और शेप वाले बर्तन में डाल दें, उसका शेप ले लेगा। आप जमीन पे फेंक दें, फैल जाएगा। तो पता चला कि यहां पर कंडीशन जैसे चेंज कर रहे हैं तो इसका शेप बदल रहा है। जो बदलता है उसे डिफिनिट तो नहीं कहते हैं, तो क्या कहते हैं? इनडिफिनिट। ठीक है, और गैस का भी जो शेप होगा वो इनडिफिनिट होगा, क्योंकि गैस को कहीं पर भी रख दो उसका शेप ले लेगा। जैसे हम लोग एग्जांपल ले ले बैलून, बैलून में जैसे आपका ऐसा लंबा वाला बैलून आता है, उसमें भरोगे तो उसका आकार ले लेगा, है ना। हार्ट वाला बैलून तो हार्ट का आकार ले लेगा, है ना। समझ रहे हैं बहुत बहुत बढ़िया से, है ना। तो ये जो हो जाएगा इनडिफिनिट। आइए वॉल्यूम के बारे में बात कर लें। तो सॉलिड में अगर हम वॉल्यूम के बारे में बात करें तो सॉलिड का जो एक्चुअल वॉल्यूम है वो चेंज नहीं करेगा।
है ना, अपने आप चेंज थोड़ी ना कर सकता, जो शेप है जो वॉल्यूम है वो चेंज नहीं कर सकता है, तो हम लोग इसको क्या कह सकते हैं, डिफिनिट। मतलब ब्रिक्स है, ब्रिक्स का वॉल्यूम निकालने के लिए आपको लेंथ ब्रेथ हाइट चाहिए, तो जो आपने उसका वॉल्यूम निकाला, अब क्या अपने आप वो चेंज कर जाएगा, तो नहीं कर सकता है, तो हम लोग कहेंगे कि वॉल्यूम डिफिनिट होता है। लिक्विड का वॉल्यूम, 1 लीटर वाटर है आपके पास, अब वो पानी को हमने फेंक दिया, ऐसा जमीन पे डाल दिया, शेप तो चेंज कर दिया लेकिन 1 लीटर ही रहेगा ना, दूसरे बर्तन में डाल दिया, है ना, उसका वेसल चेंज कर दिया, तो क्या वो 2 लीटर हो जाएगा, क्या वो आधा लीटर हो जाएगा, तो बिल्कुल नहीं। तो पता ये चला कि यहाँ पर जो वॉल्यूम होता है वो डिफिनिट होता है। किस में डिफिनिट होता है, तो लिक्विड में। गैस का वॉल्यूम क्या होता है, अब ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे आपसे हम बात करें कि परफ्यूम का डब्बा होता है, तो 2 तरह का परफ्यूम आता है। एक आता है जिसमें थोड़ा थोड़ा निकलता है सब, उसको कहते हैं पिचक पिचक टाइप का, ठीक है। और दूसरा जो परफ्यूम होता है वो आप जो बॉडी स्प्रे टाइप का होता है, जैसे दबाते हैं तो बहुत तेज़ी से निकलता है। तो एक्चुअल में होता क्या है, उसके अंदर गैस को बहुत ही कंप्रेस करके भरा हुआ होता है, दबा करके। मतलब परफ्यूम का डब्बा ये इस आकार का है, गैस इतना भरा हुआ है दबा करके, तो जैसे ही आप उसको ऑन करते हैं, उसको दबाते हैं, उसका मुंह खोलते हैं, तो बहुत तेज़ी से गैस अंदर से निकलता है, क्योंकि उसके अंदर गैस का डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो बाहर निकलना चाहता है, ठीक है। इसका एक्सपेरिमेंट आप ऐसे कर सकते हो कि गैस के वॉल्यूम को बदला जा सकता है। इसको प्रूफ आप ऐसे कर सकते हो कि आपको एक सिरिंज लेना है, ठीक है। सिरिंज में क्या करना है, उसका मुंह को बंद कर देना है और उसके बीच में होना चाहिए क्या, तो वो गैस होना चाहिए, उसको दबाना है। तो जब आप दबाएंगे तो दब जाएगा, तो पता चला कि गैस को कंप्रेस किया जा सकता है। अब गैस को कंप्रेस कर रहे हैं तो इसका मतलब उसका वॉल्यूम कम हो जा रहा है ना, वॉल्यूम चेंज कर जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि इस गैस का जो वॉल्यूम होगा वो होगा क्या, तो इनडिफिनिट, ठीक है। तो सॉलिड में शेप डिफिनिट होता है, वॉल्यूम डिफिनिट होता है। लिक्विड में शेप इनडिफिनिट होता है लेकिन वॉल्यूम डिफिनिट होता है। गैस में अगर हम लोग बात करें तो आपका शेप इनडिफिनिट एंड वॉल्यूम भी इनडिफिनिट होता है। यहां तक क्या क्लियर हुआ? अगर क्लियर हो गया तो नोट कर लीजिए। और हम लोग अब जो पढ़ने जा रहे हैं वो सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। और सॉलिड स्टेट में हम लोग सॉलिड को क्लासिफाइड करेंगे, 2 भागों में बांटेंगे, 2 टाइप में बांटेंगे और हम लोग देखेंगे कैसे कैसे इसको क्लासिफाइड किया जाता है। तो यहां तक नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड के बारे में। ध्यान देना, टाइप्स ऑफ सॉलिड जो होते हैं ना, सॉलिड 2 तरीके के होते हैं। कैसे कैसे होते हैं? तो एक को कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक को कहते हैं एमोर्फस सॉलिड, ठीक है। इन दोनों को समझने के लिए एक छोटा सा आपको कहानी बताते हैं, ध्यान से सुनना, ठीक है। आपको ये दोनों याद रहेगा हमेशा। जैसे मान के चले कि हमको क्या करना था कि ये 2 हॉल है हमारे पास और 2 हॉल के जमीन पर, फ्लोर पर फ्लोरिंग करवाना है, ठीक है। और फ्लोरिंग करवाना है तो हमारा मन ये कर रहा है कि उसमें हम टाइल्स लगवाएं। जमीन में मार्बल लगता है लेकिन हम लोग क्या लगवाएंगे, टाइल्स लगवाएंगे। और टाइल्स जो लगवाएंगे वो कैसा लगवाएंगे? तो टाइल्स जब आप खरीदने जाओगे तो टाइल्स जनरली जो उसका शेप होता है ऐसा स्क्वायर शेप होता है, मतलब 2 फीट का ऐसा स्क्वायर शेप में आपको टाइल्स मिलता है, ठीक है। तो 2 फीट 2 बाई 2 का हमको टाइल्स मिला और हमारा ऐसा मन कर रहा है कि पूरे हॉल में ऐसा टाइल्स लगवाया जाए कि शतरंज जो होता है, चेस का जो कोर्ट होता है वैसा लगना चाहिए। चेस का कोर्ट कैसा होता है? वाइट ब्लैक वाइट ब्लैक वाइट ब्लैक पूरा एकदम, है ना, होता है। तो उसी तरीके का हमको बनवाना है, ठीक है। तो हमने उसके जो लगाने वाला है उसको बुलाया, उसको बताया, उसने बताया कि हाँ जी इतना वाइट लिया इतना ब्लैक लिया, ठीक है। कितने रूम को करवाना है? 2 रूम को करवाना है। तो हमने वाइट ब्लैक का टाइल्स लिया या उसको दे दिया कि इसको लगा दो, तो उसने लगा दिया बढ़िया से। फिर हम आए देखने के लिए, तो जब आए तो हमने जब देखा तो वहां पर वाइट ब्लैक वाइट ब्लैक वाइट ब्लैक का एक पैटर्न बना हुआ था, एक रूम में एकदम पैटर्न से सजा हुआ था, ठीक है। उस पैटर्न को कहते हैं रेगुलर मैनर।
व्हाइट ब्लैक, फिर व्हाइट फिर ब्लैक, व्हाइट के साथ व्हाइट नहीं लगा हुआ था, ब्लैक के साथ ब्लैक नहीं लगा हुआ था, एक पैटर्न दिख रहा था। चलो ठीक है। जब दूसरे रूम में गए तो उस रूम में भी टाइल्स लगा हुआ था, पूरे में लगा हुआ था टाइल्स, लेकिन प्रॉब्लम उसमें यह था कि कहीं पर व्हाइट व्हाइट लगा हुआ था, कहीं पे थोड़ा दूर पैटर्न बने फिर पैटर्न खत्म था, पैटर्न बने पैटर्न खत्म था। तो पता चला कि लगता है कि कुछ उसको दिखाई नहीं दिया, तो इस कारण से उसने अच्छा से नहीं लगाया। तो हम उसको कहेंगे कि ये रूम में पैटर्न से नहीं बिछा हुआ, ठीक है ना। तो इसको कहेंगे, उसको कहा हमने रेगुलर मैनर, इसको हम कहेंगे नॉट रेगुलर मैनर, इट इज नॉट इन रेगुलर मैनर। तो जो एक पैटर्न से बिछा हुआ था जिस रूम में, उसको हम लोग कह सकते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। और कैसे कहेंगे, थोड़ा कंपेयर कर लिया जाए। तो रूम को मान लीजिए सॉलिड, सॉलिड से कंपेयर कीजिए, एंड उसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, उसमें जो टाइल्स लगे हुए हैं, उसको हम लोग कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मानेंगे। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन हो सकते हैं? एटम, मॉलिक्यूल एंड आयन हो सकते हैं। अगर एटम, मॉलिक्यूल एंड आयन एक रेगुलर मैनर में अरेंज्ड होंगे तो उसे हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड कहेंगे, और रेगुलर मैनर में अरेंज नहीं होंगे, मतलब इररेगुलर मैनर में अरेंज्ड होंगे, तो उसे हम लोग एमॉर्फस सॉलिड कहेंगे, ठीक है। जैसे ज्यादातर मेजॉरिटी ऐसा होता है कि आप किसी गर्ल्स के रूम में आप जाते हैं तो ऐसा सजा सजा लगता है, सब सामान अपनी अपनी जगह पर है, तो आप कहेंगे कि हाँ जी ये पैटर्न से है ना। ज्यादातर, सबको नहीं होता लेकिन ज्यादातर आपको ऐसे ही मिलेगा, ठीक है। तो वो हो जाएंगे आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। अब बॉयज के रूम में, ज्यादातर बॉयज के रूम में जाइएगा तो आपको वो एमॉर्फस ही मिलेगा, ठीक है ना। आपका पैंट है तो ऐसा पंखा पे लटक रहा है ना, एक मोजा उधर है, एक जूता उधर है, हर चीज ना बिखरा हुआ है, तो उसको क्या कहेंगे? तो एमॉर्फस सॉलिड, है ना। अब बस ध्यान में ये रखिए, जो गर्ल्स का रूम होता है, सजा होता है, सबकी नहीं क्या बात कर रहे हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऐसा होता है जो क्रिस्टलाइन से सजा होता है, मतलब एक शेप से सजा होता है। और यहाँ पर एमॉर्फस आप बॉयज के रूम से कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। अब समझना, डिफिनेशन पे आ जाते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं इसके डिफिनेशन में कि इट इज द टाइप ऑफ इट इज द टाइप ऑफ सॉलिड, बिल्कुल सॉलिड का टाइप है ना, इन विच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, और कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन कौन हो सकते हैं? आप चाहे तो यहां ब्रैकेट में लिख दो, एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस, ठीक है, आर अरेंज्ड इन रेगुलर मैनर, ठीक है। इट इज द टाइप ऑफ सॉलिड इन विच द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, एंड कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन कौन हो सकते हैं? एटम, मॉलिक्यूल्स, आयन, आर अरेंज इन रेगुलर मैनर। इसको क्या कहेंगे? क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसके कुछ एग्जाम्पल है, वो देख लीजिए, जैसे NaCl, ठीक है। और एग्जाम्पल आप देख लीजिए, तो यहां पे हम लोग बात करेंगे KCl, ठीक है। और एग्जाम्पल क्वार्ट्स, ETC। NaCl जानते हैं आप लोग, साधारण नमक जो होता है ना, टेबल सॉल्ट जिसको कहते हैं। KCl पोटेशियम क्लोराइड। क्वार्ट्स क्या होता है? तो क्वार्ट्स हम आपको बता दें, अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे, इमेज में उसको देखेंगे तो क्वार्ट्स आपको फिटकरी जैसा होता है ना, फिटकरी, तो फिटकरी की तरह आपको दिखेगा, ठीक है। तो ये तीनों के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो रेगुलर मैनर में अरेंज होंगे। आइए एमॉर्फस पे आ जाते हैं। देखो एमॉर्फस जो है ना, समझना बात को, इसका डिफिनेशन उल्टा होगा। डिफिनेशन हम लोग क्या कर सकते हैं कि इट इज द टाइप ऑफ सॉलिड इन विच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन कौन होते हैं? आर अरेंज इन इररेगुलर मैनर, मतलब डिफिनेशन जस का तस होगा, यहाँ पे इर लग जाएगा, ठीक है। पहले समझना, एमॉर्फस जो वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ है ना। एमॉर्फस वर्ड एक ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ है। कौन से वर्ड से? तो समझना, ओमोर्फे, ओके,
एंड ओमोर्फे का ओमोर, ठीक है, ओमोर्फे का मतलब होता है नो शेप, ठीक है, जिसको हम लोग कह सकते हैं शेपलेस। एमोर्फे का मतलब होता है ओमोर्फे, ये ओमोर्फे इज अ ग्रीक वर्ड, इसका मतलब होता है नो शेप, इसका कोई शेप नहीं होगा। समझ में आ रही बात। और यहां जब डिफिनेशन हम लोग आते हैं तो डिफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इट इज द टाइप ऑफ, क्या कह सकते हैं, सॉलिड, है ना, इन विच constituent particle are arranged in irregular manner, है ना। इसके कुछ एग्जाम्पल देखिएगा। इसके एग्जाम्पल के बारे में हम लोग बात करें तो यहां पर एग्जाम्पल हो सकता है आपका ग्लास। ओके, आगे पढ़िएगा कि ग्लास का शेप चेंज कर जाता है, कैसे चेंज करता है वो बताया जाएगा। वहाँ पे एक प्रॉपर्टी है, शूडो प्रॉपर्टी होता है इसका, वो आगे पढ़ना है बस इसका अगला टॉपिक में। खैर, प्लास्टिक, और एक और एग्जांपल हम लोग दे दें, रबर। ओके, इट इज, तो समझ में आ गया बात कि क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है और एमोर्फस सॉलिड क्या होता है। चलिए फटाफट यहां तक नोट कीजिए। ओके, अब ध्यान दीजिएगा क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड के बीच में डिफरेंस, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक एक पॉइंट करके हम लोग समझेंगे कि यहां पर डिफरेंस कैसा कैसा होता है। जैसे फर्स्ट पॉइंट जो हमने लिखा है वो पहला पॉइंट हमने डिफिनेशन से निकाल के लिखा है। अभी आपने डिफिनेशन में पढ़ा, डिफिनेशन में क्या पढ़ा आपने, डिफिनेशन में ये पढ़ा कि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो अगर रेगुलर मैनर में अरेंज हैं तो वो क्रिस्टलाइन, ठीक है, एंड इररेगुलर मैनर में अरेंज हैं तो वो एमोर्फस कहलाते हैं। क्लियर बात है, ध्यान दीजिए। यहां पे हमने क्या लिखा है, these constituent particle, CP is the short form of constituent particle, are arranged in रेगुलर मैनर। अगर रेगुलर मैनर में होगा तो उसे हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड कहेंगे, ठीक है। एमोर्फस सॉलिड, दीज कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन इररेगुलर मैनर इज कॉल्ड एमोर्फस सॉलिड। पहला पॉइंट क्लियर हुआ, हमको याद भी नहीं करना पड़ेगा क्योंकि डिफिनेशन से निकाला गया है। एंड सेकेंड पॉइंट के बारे में बात करें, ध्यान देना, दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। अब सवाल उठता है कि व्हाट इज शार्प मेल्टिंग पॉइंट। शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता क्या है भाई, है ना, ये हम लोग को समझना पड़ेगा। तो समझना बात को, जो शार्प मेल्टिंग पॉइंट जो होता है आपका, उसका मतलब क्या होता है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड में, एग्जांपल ले लेते हैं किसका, तो हमारे पास एग्जांपल है क्वार्ट्ज, एंड वी नो दैट क्वार्ट्ज इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। मान लिया कि क्वार्ट्ज का जो मेल्टिंग पॉइंट है ये हम लोग अपने तरफ से मान रहे हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, अपने तरफ से मान लिया कि 100 डिग्री सेल्सियस है समझने के लिए। तो क्वार्ट्ज को अगर 90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दोगे तो उनमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपसे हम पूछें कि प्लास्टिक है आपके पास, उसमें टेम्परेचर दोगे पहले मुलायम होता है ना, और सॉफ्ट होगा और सॉफ्ट होगा, फिर पिघलने लगेगा। लेकिन क्वार्ट्ज में ऐसा नहीं होता, टेम्परेचर दोगे 90 डिग्री सेल्सियस आपने टेम्परेचर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 95 देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 99 देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे ही 100 दोगे एकदम से पिघल जाएगा, एकदम से मेल्ट कर जाएगा। इसी चीज को, इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं क्या है, तो शार्प मेल्टिंग पॉइंट। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में कैसा मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो शार्प मेल्टिंग पॉइंट। इसी में अगर हम बात करें तो दे मेल्ट ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर, मतलब इसमें कहता है कि जितना टेम्परेचर दोगे वैसे वैसे मेल्ट करेगा। एग्जांपल इसमें हम लोग ले लेते हैं, जैसे हम लोग जानते हैं कि प्लास्टिक इज द एग्जांपल ऑफ एमोर्फस सॉलिड। अब प्लास्टिक को आप गर्म करोगे तो धीरे धीरे, जैसे मान के चले कि इसका 100 डिग्री सेल्सियस है, तो आप 50 डिग्री सेल्सियस दोगे तो फर्क पड़ेगा उस पर, ठीक है। 80 दोगे और फर्क पड़ेगा, 90 दोगे और फर्क पड़ेगा, 95 दोगे और फर्क पड़ेगा, फिर वो अपने 100 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट कर जाएगा। तो पता ये चला कि ये मेल्ट करता है जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर का रेंज बढ़ाते हैं। आइए यहां पर बात करते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड आर एनिसोट्रॉपिक इन नेचर। समझना बात को, यहां पे एनिसोट्रॉपिक है और यहां पे आइसोट्रॉपिक है,
ये दोनों वर्ड के बारे में हम लोग समझेंगे कि एनिसोट्रॉपिक क्या होता है, आइसोट्रॉपिक क्या होता है। ठीक है, देखो एनिसोट्रॉपिक का मतलब होता है कि हर एक डायरेक्शन में अलग अलग प्रॉपर्टी, समझना बात को। जैसे यहां पर हम लोग देख लेते हैं इस तरीके से, हमारे पास यहां पे एक सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड का मान लिया यहां सेंटर है, इसका एक डायरेक्शन इधर हुआ, एक डायरेक्शन इधर हुआ, एक ऊपर डायरेक्शन, एक नीचे डायरेक्शन होगा। इस डायरेक्शन मतलब इस पार्ट में कुछ और प्रॉपर्टी है, इस पार्ट पर कुछ और प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो अलग अलग डायरेक्शन में अगर डिफरेंट प्रॉपर्टी आता है तो उसे एनिसोट्रॉपिक कहते हैं, और अगर एक जैसा प्रॉपर्टी आता है, हर तरफ से जिस डायरेक्शन में चल जाइए सेम प्रॉपर्टी आता है, तो उसे आइसोट्रॉपिक कहते हैं। समझ में आ रही बात? तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में एनिसोट्रॉपिक नेचर होता है, एमोर्फस सॉलिड में आइसोट्रॉपिक नेचर होता है। एंड अगले पॉइंट में चलेंगे तो दे आर ट्रू सॉलिड। व्हाट इज दिस? ट्रू सॉलिड, ट्रू, सच्चा, और ये शूडो सॉलिड। आप फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में शूडो फोर्स। शूडो फोर्स क्या होता है ना, वो क्या होता है, लिफ्ट में अगर आप बैठे हुए हैं तो अगर लिफ्ट में है तो नीचे की ओर जब लिफ्ट जाता है तो एक ऊपर की ओर फोर्स लगता है, ठीक है, और अगर ऊपर कोई चीज जा रहा है तो नीचे की ओर फोर्स लगता है। जैसे हम एग्जांपल देते हैं, एक पेंडुलम आपको लटका दिया गया लिफ्ट में, और लिफ्ट को जब ऊपर ले जाएंगे तो पेंडुलम नीचे खींचेगा, अगर उसमें स्प्रिंग लगा गया था तो नीचे खींचेगा, मतलब नीचे एक फोर्स लगता है। लिफ्ट को ऊपर ले जा रहे हैं, वो नीचे एक फोर्स लगता है, उसको शूडो फोर्स है। खैर फिजिक्स का बात है। यहां पर केमिस्ट्री में हम लोग जानेंगे कि ट्रू एंड शूडो का क्या मतलब है। देखो होता क्या है, जैसे अगर हम लोग बात करें यहाँ पे क्वार्ट्स का एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, NaCl का एग्जांपल ले सकते हैं। ये देखो जो शेप आज रहेगा वही कल शेप रहेगा, 10 साल बाद भी वही शेप रहेगा, 100 साल बाद भी वही शेप रहेगा। किसका? तो क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये चेंज नहीं करता है, इसी कारण से इसको नाम दिया गया है ट्रू सॉलिड। क्या एमोर्फस चेंज करता है? बिल्कुल चेंज करता है। आप क्या कर सकते हैं, एक आपको शीशा लेना है, बड़ा सा शीशा लेना है, उसको बिल्कुल ही ऐसा खड़ा करके छोड़ देना है, और 4-5 साल बाद जब उसको देखा जाएगा, ये एक्सपेरिमेंटल चीज है, ठीक है, 4-5 साल बाद देखा जाएगा तो उसके ऊपर के मोटाई में और नीचे के मोटाई में फर्क हो जाएगा। मान लीजिए कि जैसे ये एक शीशा है, तो इसके ऊपर के मोटाई में अगर हम देखें तो मान लिया हमने कि 10 mm है, ठीक है, एंड नीचे में 10 mm है, 10 मिलीमीटर 10 मिलीमीटर। इसको ऐसे करके हम लोग रख देंगे, और जब रखेंगे तो 4-5 साल 10 साल बाद जब हम लोग देखेंगे तो नीचे के मोटाई बढ़ जाता है, ऊपर का घट जाता है। तो चेंज कर गया ना, तो चेंज किया तो ट्रू तो रहा नहीं, तो उसको शूडो कहते हैं। इसका एग्जांपल है किसी मोबाइल के शॉप में अगर आप जाएंगे तो मोबाइल के शॉप में ऐसा स्लाइडर लगा होता है ना इस तरीके से सॉरी इस तरीके से स्लाइडर लगा होता है। तो स्लाइडर इस तरीके से हटा करके सामान निकाला जाता है, फिर उसको बंद कर दिया जाता है। तो कुछ समय बाद 4-5 साल 10 साल बाद वो स्लाइडर फंसने लगता है नीचे से। तो कारण ये होता है कि नीचे की मोटाई उसकी बढ़ जाती है, नीचे का थिकनेस बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो फंसने लगता है। इसी कारण से मतलब आज जो है वो 10 साल बाद नहीं रहेगा, तो ट्रू तो नहीं हुआ, इसी कारण से इसको क्या कहते हैं? शूडो सॉलिड। दे हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर। हमने आपको एग्जांपल दिया था टाइल्स का, तो उसमें जो पैटर्न बना हुआ था कहाँ तक बना हुआ था? कहीं तक खराब नहीं था। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो पैटर्न बना होता है वो लॉन्ग रेंज का होता है, बहुत बड़ा रेंज होता है। और एमोर्फस सॉलिड में कहीं कहीं पैटर्न बन भी सकता है, लेकिन छोटा छोटा पैटर्न बनेगा। पैटर्न छोटा सा बना, खराब हो गया, फिर छोटा सा पैटर्न बना, खराब हो गया। इसी कारण से क्रिस्टलाइन सॉलिड को कहते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर, लॉन्ग रेंज ऑर्डर, और एमोर्फस सॉलिड को कहते हैं शॉर्ट रेंज ऑर्डर, ठीक है। एंड रिजिड के बारे में आप जानते ही हो। रिजिड जो होता है वो क्या होता है? जैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होंगे वो रिजिड होंगे, और एमोर्फस सॉलिड जो होंगे वो रिजिड नहीं होंगे। दे आर नॉट रिजिड, दे आर नॉट रिजिड। छूट गया था, है ना? समझे बात को? एक पॉइंट और है जो यहां पर तो लिख नहीं सकते हैं, ठीक है, इसको मिटाते हैं फिर लिखते हैं। पहले इसको नोट कर लीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, पॉइंट नंबर 7 जो कि लास्ट पॉइंट है, इसमें यह कहता है व्हेन इट इज कट, कौन? क्रिस्टलाइन सॉलिड को अगर हम काटेंगे विद शार्प नाइफ, ठीक है, तेज छुरी से अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड को काटेंगे, एज फॉर एग्जांपल सोडियम, जब हम लोग काटेंगे
तो ये स्प्लिट कर जाएगा, बट जाएगा कितने भागों में? 2 भागों में बटेगा। तो जब हम लोग काटेंगे तो 2 भागों में बटेगा, तो 2 नया सरफेस मिलेगा ना, न्यूली सरफेस। तो जो 2 सरफेस मिलेगा 2 पीसेस में बढ़ जाएगा, और जो 2 पीस मिलेगा उसका सरफेस क्या होगा? विच इज प्लेन एंड स्मूथ। प्लेन रहेगा और स्मूथ रहेगा। जस्ट इसका उल्टा, जैसे प्लास्टिक को आप काट रहे हैं तो उसका जो 2 सरफेस मिलेगा वो इरेगुलर रहेगा, रफ रहेगा, प्लेन नहीं होगा, ना ही स्मूथ रहेगा। तो हम लोग कह सकते हैं व्हेन इट इज कट विद शार्प नाइफ दे स्प्लिट इनटू 2 पीसेस विच इज इरेगुलर। ओके, चलिए, तो हम लोग आज पढ़ लिए सॉलिड के बारे में, सॉलिड के टाइप के बारे में, क्रिस्टलाइन, एमोर्फस, एंड उसके एग्जाम्पल हम लोग ने देखा, और हम लोगों ने उसमें क्लासिफिकेशन किया कि क्रिस्टलाइन के कुछ पॉइंट्स देखें और हम लोग एमोर्फस के कुछ पॉइंट्स देखें। इन दोनों में डिफरेंस हम लोग ने पढ़ लिया। ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और फिर मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।